नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक होगी। मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में प्रदेश के सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के पार्टी उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो सकता है और कभी भी हो सकती है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर 7 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में प्रदेश के सीएम तीरथ सिंह रावत और तमाम सांसद मौजूद रहेंगे और आगामी उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर आज मोहर लग सकती है और कभी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। और इसको लेकर जो है आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है। 7 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत और सभी सांसद मौजूद रहेंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर आज मोहर लग सकती है। इससे पहले सल्ट विधानसभा में बाकायदा कैबिनेट मंत्री गए थे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। करीब 1 घंटे के बाद बैठक होगी। शाम को 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और सीएम तीरथ सिंह रावत और सभी सांसद जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो है उपचुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवार का नाम जो है तय होना है। सल्ट विधानसभा से कैबिनेट मंत्री यशपाल जो है बाकायदा सल्ट विधानसभा गए थे। पार्टी अधिकारियों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हालांकि सल्ट विधानसभा से जिस उम्मीदवार का नाम तय करना है ये पहले से ही जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बस आज मोहर लगना बाकी है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है और अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सल्ट विधानसभा से जो है पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है, आला अधिकारियों का ये कहना है, यहाँ से भारी बहुमतों से विजय होकर ही पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि देने का जो एक मकसद है वो यही है कि जब पार्टी यहां से प्रचंड जीत के साथ हासिल करेगी और वही एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा रही है। तो बस 1 घंटे के बाद अपने आप में महत्वपूर्ण है ये बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और सीएम तीरथ सिंह रावत पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और जब से उन्होंने ये सत्ता की बागडोर संभाली, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर की पैड़ी में गंगा पूजन कर राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण के जल्द से जल्द निजात पाने की प्रार्थना की है। यहां उन्होंने मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और रानीपुर से विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 120 करोड़ रुपए के कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हर साल आते हैं पर कुंभ 12 साल में एक बार आता है। लोग वर्षों से कुंभ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री ने पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने बैठकें बुलाई है। मन में एक के बाद एक बात आई थी कि श्रद्धालुओं के मन में भय दूर करना है, इसीलिए सभी पाबंदी हटाने का फैसला लिया है। महाशिवरात्रि स्नान पर पहले संतों ने फूल बरसाए, फिर शाही स्नान पर संतों के साथ मां गंगा के चरणों में गया और इसके बाद संतों और श्रद्धालुओं ने विश्वास दिलाया कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आगमन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कुंभ को कितना खूबसूरत बनाना है, कितना भव्य और दिव्य बनाना है, इसको लेकर लगातार सीएम तीरथ सिंह रावत पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। स्नान हुआ है। अब 3 स्नान अप्रैल 12, 13, 14 को होंगे। कुंभ भव्य दिव्य हो और देश विदेश के सारे लोग जो वर्षों से कुंभ नहाने का अपने मन में एक सपना संजोए थे, वो कुंभ नहाने के लिए आए
ऐसे सब लोगों को हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। पहला स्नान भी जब हुआ तो हमने अखाड़ा परिषदों को भव्य दिव्य बनाने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करने का। हरिद्वार कुंभ नगरी में द्वारिका शारदा एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिविर का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा स्थापित की गई। शंकराचार्य जी ने शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन और धर्म ध्वजा कार्यक्रम संपन्न करवाया। मेला आयोजी संजय गुंजियाल, महामंडलेश्वर उमाकांतनंद सरस्वती महाराज, संजय महंत, मेयर अनीता शर्मा समेत मठ के साधु संत धर्म ध्वजा स्थापित और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कुंभ मेले में किया गया शिविर का भूमि पूजन और मेला आईजी संजय गुंजियाल भी मौजूद रहे। पूजन इस समय हम लोग शंकराचार्य जी महाराज का शिविर स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। इसमें पंचांग पूजन, भगवान गणेश जी के पूजन, वरुण देवता का आवाहन करने के बाद भूमि की देवी की पूजा की जाएगी और भूमि देवी की पूजा के बाद ध्वज का वंदन होगा, फिर ध्वजोत्तोलन होगा और जो ध्वजा कार्यक्रम के अंत तक अर्थात कुंभ पर्व के समापन तक फहराती रहेगी। और इसी के बीच में शिविर की स्थापना होगी। चैत्र के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात अंग्रेजी तारीख 29 मार्च से यहाँ पर जो विधि विधान के साथ हमारे परंपरागत कुंभ के कार्यक्रम हैं वो आरंभ। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार है। हरक सिंह रावत का कहना है कि इस बारे में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अवगत करा दिया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि 10 मार्च को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन उनकी जानकारी देने के लिए आया था तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो उन्होंने उसी समय अपनी इच्छा जाहिर की थी। हरक सिंह रावत का कहना है कि यूपी और उत्तराखंड में उन्हें राजनीति करते हुए 30 साल हो गए हैं, इसीलिए अब वो केंद्र में जाकर जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। अगर पार्टी उनसे कोटद्वार सीट छोड़ने के लिए लोकसभा चुनाव पौड़ी से लड़ना चाहती है तो वो इसके लिए भी तैयार है। तो हरक सिंह रावत सीएम तीरथ के लिए अपना कोटद्वार का सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस दिन 10 तारीख को माननीय नड्डा जी का मुझको टेलीफोन आया था कि जब तीरथ जी का मुख्यमंत्री के लिए नाम फाइनल हो गया, घोषणा हो गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसा निर्णय है। तो मैंने उनको बताया भाई साहब बहुत अच्छा निर्णय है और मेरा तो विद्यार्थी है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा विद्यार्थी है? मैंने कहा हाँ, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ा है और मैं जब बीए तीरथ जी कर रहे थे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो भले मिलिट्री साइंस नहीं थी लेकिन अब विद्यार्थी हुआ। तो मैंने उस दिन उनसे जरूर निवेदन किया। मैंने कहा भाई साहब मेरा एक सुझाव है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, लेकिन मैंने कहा तीरथ जी को, मैंने कहा मुझे 30 साल हो गए और उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हुए, तो अगर आप उचित समझे, पार्टी उचित समझे तो कोटद्वार से तीरथ जी को लड़ा दें। और आप समझते हो कि मुझे सांसद के लिए अगर आप को लगता है कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है तो आप, मैंने ये पार्टी के सामने एक प्रस्ताव अपनी भावनाओं को रख दिया है। उन्होंने, माननीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने मुझसे कहा कि आपके इस विचार को पार्टी विचार करेगी और जो भी पार्टी का निर्णय होगा। मैंने तो एक अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है, ऑफर दिया है, जो भी कह सकते हैं। और मैंने ये बात तीरथ जी को भी कह दी जब मंत्री मंडल की मीटिंग हुई पहली बार, कि मैंने ये बात उनको भी बता दी तीरथ जी को कि मैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद विधानसभा भवन देहरादून स्थित अपने शासकीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बंशीधर भगत ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन पर खरा उतरना यही उनकी कोशिश रहेगी। आपको बता दें कि तीरथ मंत्रिमंडल में बंशीधर भगत को कई विभाग दिए गए हैं, जिसमें विधायी एवं संसदीय कार्य, शहरी विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी दिया गया है। वहीं विधानसभा देहरादून में उन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कार्यालय आवंटित किया गया है।
बात करते हैं रुड़की की, जहां पर मंगलौर में बुधवार की रात 4 पत्रकारों पर हुए हमले और 2 पत्रकारों के अपहरण के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज होकर पत्रकारों के पक्ष में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार उत्तराखंड के डिप्टी कन्वीनर आदिल फरीदी सामने आए हैं। उनका कहना है कि 2 दिन के बाद भी उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, जिसकी वो घटना से अवगत कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार की रात 4 पत्रकार मंगलौर में अवैध खनन की सूचना पर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर खनन माफियाओं ने गुंडों ने चारों पत्रकारों पर लाठी डंडों से हमला किया। 2 पत्रकारों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 पत्रकार उन गुंडों के हत्थे चढ़ गए थे, जिन्हें तमंचे के बल पर उनका अपहरण कर लिया गया है। उन्हें गाड़ी में डालकर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में ले गए हैं, जहां पर उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया गया और उनके पास मौजूद सोने की चेन, मोबाइल फोन और नकदी भी छीन ली गई है। तो पत्रकारों के अपहरण के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और सीएम से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के डिप्टी कन्वीनर ने ये आश्वासन दिया है कि सीएम से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष ये बात रखा जाएगा। ज्ञान में यह मामला अभी अभी आया है। चौथे स्तंभ पे जो हमला हुआ है और खनन माफियाओं ने और जिस तरीके से ये अंजाम दिया है चौथे स्तंभ पे हमला करके, इस तरीके से तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लेके जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी वो कानूनन कार्रवाई करेगी और शासन से, प्रशासन से राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी अपील करती है कि जो भी इसमें दोषी हो उसे सख्त सजा हो, ताकि इस तरह की घटना आगे ना घट सके। उधर पौड़ी के खिरसू में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, जिसमें डीएम डॉक्टर विजय जोगदिंड ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डीएम ने कहा कि खिरसू में पर्यटन की अपार संभावना है, जिसमें बर्ड वॉचिंग भी शामिल है। इस प्रशिक्षण के लिए यहां पर स्थानीय युवा रोजगार के साधन के रूप में विकसित कर सकते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि सूर्योदय से कुछ समय और सूर्यास्त के कुछ समय का बाद बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे बेहतर रहता है और अनुकूल समय रहता है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार के दुगडा क्षेत्र दमदेवल में बहुत सारे पक्षी आते हैं। इस फेस्टिवल के प्रथम दिवस लगभग 40 प्रशिक्षु शामिल हुए हैं, जिनमें से 10 प्रशिक्षु दमदेल में से और 6 प्रशिक्षु पौड़ी और 10 खिरसू में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि बर्ड वॉचिंग जो है सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। मानसिक तनाव से भी अगर कोई परेशान है तो बर्ड वॉचिंग से निजात मिलती है। तो पौड़ी के खिरसू में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। तो वहीं डीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनका कहना है कि बर्ड वॉचिंग में जो है पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उधर कोरोना संक्रमण की दोबारा वापसी हो चुकी है और कुंभ मेला 2021 को देखते हुए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यात्रा को सुचारू बनाने हुए हेतु नियमों की कुछ ढिलाई बरती है और जो नई एसओपी और गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक तीर्थ नगरी ऋषिकेश हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया था कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। सार्वजनिक स्थल पर और धार्मिक स्थल पर जाते हुए मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लेकिन ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अलग अलग राज्यों से यहां पर भारी मात्रा में लोग मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। सरकार, शासन, प्रशासन इस कोरोना के चेन को जो एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। कुंभ को खूबसूरत और दिव्य बनाने के लिए हालांकि थोड़ी सी ढिलाई दी गई है सरकार की तरफ से, इसीलिए जो श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें। हालांकि इसकी बानगी जो है ऋषिकेश में देखने को मिली है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, लेकिन वो कोविड-19 के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं, जो कि अपने आप में गलत बात है। लापरवाह होना उनके अपने जान के लिए जोखिम है, क्योंकि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, दूसरी लेयर जो है अब एक बार फिर से देश में देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से रियायत दी गई है ताकि कुंभ मेले में अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, लेकिन इसी को चलते जो एसओपी जारी की गई है, थोड़ा सा कोविड-19 के नियमों में
जो है लोगों से पालन करने की अपील की है और ढिलाई जरूर दी है। इसीलिए इंडिया न्यूज़ भी यही अपील करता है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें और कुंभ मेले में आकर बेशक अपनी आस्था को लिए लोग जो है देश के कोने कोने से आएंगे, लेकिन कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें। देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए लोगों को एक बार फिर से सचेत और जागरूक होने की जरूरत है, जिसके हेतु गायत्री परिवार के प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणय पंड्या एवं श्रद्धेय शैल जीजी ने न केवल कोरोना की दूसरी वैक्सीन ली है, बल्कि अपने गायत्री परिवार के सभी परिजनों और देश विदेश में रह रहे गायत्री परिवार के समस्त परिजनों और देशवासियों को कोरोना के प्रति सचेत होने और वैक्सीन लगवाकर अपने और अपने परिवार के प्रति अच्छे, स्वस्थ और एक जिम्मेदार नागरिक होने पर बल दिया है। डॉक्टर प्रणय पंड्या ने वैक्सीन रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में लगवाई है। हम आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर प्रणय पंड्या स्वयं एमडी इन मेडिसिन डॉक्टर भी हैं, जो शांति कुंज की व्यवस्था संभालने के लिए पहले विदेशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो डॉक्टर प्रणय पंड्या ने वैक्सीन की डोज लगाई है और साथ ही साथ लोगों से और गायत्री परिवार से जुड़े तमाम सदस्यों से वैक्सीन का डोज लेने की अपील की है और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।